गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स की क्लास में हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है। इसमें आज हम करने जा रहे हैं, एक स्टेटमेंट है, ऑल पर्सन्स आर असेसीज। सभी पर्सन, हमने लास्ट लेक्चर में समझाया था, सभी पर्सन्स असेसी हैं। तो जवाब है सभी पर्सन, मैंने क्या बताया था, पर्सन्स आर इंडिविजुअल, HUF, सभी पर्सन असेसी नहीं है, क्योंकि असेसी वो व्यक्ति बताया जो कर देने के लिए उत्तरदायी है, या जो पिछले लेक्चर में बताया गया। तो इससे एक बात पता लगता है कि ऑल पर्सन्स आर असेसी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये सभी व्यक्ति निर्धारित हैं, गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति जो कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो पर्सन तो है, परंतु वो असेसी नहीं है, करदाता नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल असेसीज आर पर्सन, ट्रू। जो व्यक्ति करदाता है वो पर्सन भी है, क्योंकि मान लिया कोई व्यक्ति पर्सन जो है टैक्स देने के लिए जिम्मेदार है तो असेसी है, और असेसी है तो वो व्यक्ति पर्सन भी है। कुछ भी हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब इससे एक शर्त समझ में आता है कि एक पर्सन को अपनी इनकम पर आयकर देना है। अब किस तरीके से उसकी आयकर की विवरणी, आय को हम किस हेड्स में, शीर्षक में बांटेंगे, इसके लिए आयकर अधिनियम में 5 शीर्षक दिए गए हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन शीर्षक से आय। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। फोर्थ पूंजी लाभ, एंड फिफ्थ अन्य स्रोतों से आय। इससे एक बात समझ में आती है कि इनकम फ्रॉम सैलरी का अर्थ है कि यदि आपको वेतन शीर्षक के अंतर्गत आय तभी कर योग्य होगी जब वह वेतन शीर्षक के नियमों का पालन कर रही होगी, रूल्स का फॉलो, प्रोविजंस का पालन होगा। हाउस प्रॉपर्टी का तात्पर्य है कि यदि आप मकान किराए पर देते हैं तो उससे जो आमदनी होगी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं या कोई प्रोफेशन चलाते हैं तो वह बिजनेस और प्रोफेशन भी आपका इसी हेड में, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। यदि आप किसी कैपिटल असेट को बेचते हैं तो उससे जो गेन होगा वह कैपिटल गेन कहलाता है। और अगर कोई इन 4 हेड में टैक्सेबल नहीं है तो वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड, आय के अन्य साधनों में टैक्सेबल होगा। इस तरह हमारे पास 5 शीर्षक हैं, 5 हेड हैं, जिनको हमें स्टडी करना है, अध्ययन करना है। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये डीप में पढ़े जाएंगे, इसे ध्यान रखिए, कोई लेक्चर मिस ना करें। अब हमारा, जब हमने इन सब हेडों का टोटल कर लिया, ये जो हमने 5 हेड गिनाए हैं, वेतन से आए, घर संपत्ति से आए, पेशे से और व्यापार व्यवसाय से आए, पूंजी लाभ, और इन सब का जो टोटल आएगा, इन सब की जो टैक्सेबल इनकम का टोटल आएगा, उसे बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। इस सकल कुल आय में से अगर आप चैप्टर 6A के डिडक्शंस घटा देंगे तो वह आ जाएगी कुल आय, टोटल आय। ये चैप्टर 6A के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो धारा 80 से लेकर धारा 80U तक की डिडक्शंस हैं, जिनका एक अलग से बाद में चैप्टर है, उनको स्टडी करेंगे, उसको भी हम। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से जब आप धारा 80 से 80U तक की कटौतियां घटा देंगे तो आपको जो बचेगा उसे हम टोटल इनकम कहते हैं, कुल आय कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, सकल कुल आय में से धारा 80 से 80U तक की कटौतियां घटाने के पश्चात जो आय आएगी उसे कुल आय कहते हैं। और इस कुल आय को हमें राउंडेड ऑफ करना होगा नियरेस्ट ₹10 में। राउंडेड ऑफ का अर्थ है कि 5 रुपये या ज़्यादा होने पर अगले नेक्स्ट 10 में चला जाएगा, और 5 से कम होने पर पिछले 10 में जाएगा। उदाहरण से समझते हैं बेटा, जैसे सामने स्क्रीन पर देखिए 6,57,241 है, तो 6,57,240 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट का जो इकाई का अंक है 1 है, मतलब 1 से 4 तक आएगा तो पीछे जाएंगे, और 5 या उससे ज़्यादा आएगा तो हम आगे चले जाएंगे। अगर 7,64,641 है तो 7,64,640 हो जाएगा, क्योंकि 1 है इकाई का अंक। 7,64,644 है तो भी ये 4 है,
7,64,640 रहेगा। 7,64,645 है तो 7,64,650 हो जाएगा, अगले उसमें चला जाएगा। 7,64,649 है तो 7,64,650 हो जाएगा। आगे और देखिए 7,64,650 है तो ये 7,64,650 रहेगा। 7,64,651 है तो 7,64,650 रह जाएगा। 7,64,654 है तो 7,64,650 रह जाएगा। 7,64,655 है तो 7,64,660 हो जाएगा। अगले 5 है इसलिए आगे चला जाएगा। 7,64,656 है तो 7,64,660 हो जाएगा। तीसरी बात, डिडक्शंस जो हमने ऊपर बता दी हैं, इसके पश्चात हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करेंगे और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की गणना करने के लिए अलग से एक चैप्टर है, वहाँ सिखाया जाएगा कि किस तरीके से करना है। तो इस तरह से हम कुल आय पर टैक्स की गणना करते हैं बेटा। आगे चलिए, अब आपने एक नाम सुना होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर। पैन नंबर स्थायी खाता संख्या हिंदी में कहते हैं। पैन नंबर क्या है? व्हाट इज पैन नंबर? स्थायी खाता संख्या से आशय उस संख्या से है जो आयकर विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में आयकर विभाग के द्वारा NSDL और अन्य कुछ संस्थाएं हैं जो जिनको अधिकृत किया गया है कि वो पैन नंबर इशू करती हैं। तो आयकर अधिनियम में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक परमानेंट अकाउंट नंबर मिलता है, स्थायी खाता संख्या मिलता है, जैसे एक पैन नंबर मिलता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पैन नंबर नहीं रख सकता, पहली बात। तो ये पैन नंबर होता क्या है? पैन नंबर एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर होता है, 10 डिजिट का। पहले जिसमें 5 होते हैं अल्फा होते हैं, अगले 4 न्यूमेरिक होते हैं और लास्ट का एक अल्फा होता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है तो फॉर्म 49A में अप्लाई करता है कि उसे पैन नंबर चाहिए। अब क्वेश्चन आता है एग्जांपल से, ये हमारे जैसे सपोज ये सामने लिखा है FDL, ये कोई किसी का नंबर नहीं है, ये हाइपोथेटिकल हमने यहाँ से रेंडमली बना दिए हैं। FDLPE 6943E ऐसे ही है, ये कोइंसिडेंट हो सकता है किसी का हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये हमने रेंडमली बना दिया है। FDLP5 जो है वह अल्फा है, 6943 न्यूमेरिक है, लास्ट का E हो गया हमारा। इसी प्रकार KSERT बनाया है, देखिए पहले 5 अल्फा है, फिर 3654 न्यूमेरिक है, फिर T। इस तरह से एक स्थायी खाता संख्या मिलता है। एक्चुअली पैन नंबर के आवंटन जब भी आयकर विभाग के द्वारा किया जाता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि जब भी आप कोई भी आयकर विभाग के साथ कोई भी टैक्स जमा कराएंगे या कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करेंगे तो आपको ये नंबर लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इस नंबर के माध्यम से ही आपका पहचान होती है। वर्तमान में अगर कोई चाहे करदाता तो अपना पैन नंबर के अपेक्षा आधार नंबर भी दे सकता है और आधार नंबर के आधार पर भी वह अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। ये हुआ हमारा स्थायी खाता संख्या। अब आता है टैक्स इवेशन। अब हम समझें कि व्हाट इज टैक्स इवेशन। टैक्स चोरी किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना चाहिए हमें। एक्चुअली टैक्स इवेशन को हिंदी में कहते हैं कर वंचना, कर की चोरी करना। अब समझिए, इफ ए पर्सन इज मेकिंग फॉल्स क्लेम, कर वंचना का अर्थ क्या है? देखिए, नंबर 1, कर की चोरी एक प्रकार से अपराध है, क्योंकि आप प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं। कैसे करता है एक आदमी? जैसे झूठे क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स दिखाता है, झूठे खर्चे दिखाकर अपनी आय को कम कर लेता है।
या अपनी आय की बारे में कोई सूचना छुपा लेता, हाइड करने का अर्थ है छुपा लेता है, या अपनी कर दायित्व को कम करता है किसी भी अवैधानिक तरीके से। अर्थात जब कोई व्यक्ति कर वंचना का प्रयोग करता है तो यह गलत है। देखा जाए तो कर वंचना अनैतिक है, राष्ट्र विरोधी है, अवैधानिक है, इसलिए कर वंचना का तरीका नहीं होना चाहिए। तो कर वंचना का मैंने क्या क्या बताया, दोबारा से बताते हैं। कर वंचना में क्या क्या करता है, जैसे अब मैंने कहा कि फॉल्स क्लेम करता है, अपनी आय को छुपाता है, टैक्स आय। तो ये उदाहरण से समझते हैं कोई, जैसे मान लिया उसने अपनी बिक्री कम दिखाई, सेल्स कम दिखाई, उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को बिजनेस एक्सपेंस दिखा दिया, उसने झूठी रसीदें बना ली और कह दिया जी मैंने तो दान किया था एटीजी में, या डिडक्शंस क्लेम कर लिए उसने झूठे, जबकि उसने किए नहीं थे। इसी प्रकार से उसने बेनामी ट्रांजैक्शंस कर लिए। तो इस तरह से जब करता है कोई व्यक्ति कर वंचना तो उसे टैक्स इवेशन कहते हैं। सही है, ये हमने दिखाया, देखिए अनरिकॉर्डेड सेल्स, फॉल्स क्लेम। एक होती है वर्ड टैक्स अवॉइडेंस, इसे हिंदी में कहते हैं कर बचाव। कर बचाव क्या है? कर बचाव का आशय किसी भी प्रकार के जो करारोपण है उसमें जो प्रोविजंस ऑफ एक्ट है उनका उल्लंघन ना करते हुए, उनका उल्लंघन ना करते हुए टैक्स लॉ के लूप होल्स का प्रयोग कर लाभ उठाने से है। मीन्स इट इज द वे टू रिड्यूस टैक्स इंसिडेंस बाय यूजिंग लूप होल्स ऑफ द टैक्स लॉ। टैक्स लॉ के अंदर कुछ लूप होल्स हैं, उसने उन लूप होल्स का फायदा उठाया और अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम कर ली। तो टेक्निकली देखा जाए तो वह अपनी लीगल रूल्स को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति लूप होल्स का लाभ उठा रहा है। देखा जाए, अगर हम देखें तो ये जो एक्ट है उसकी भावनाओं के विपरीत है, उसके उद्देश्यों के विपरीत है। तो इसीलिए सरकार के द्वारा इस तरह के लूप होल्स को दूर करा जाता है, और लूप होल्स को दूर करके सही करके, ताकि वो व्यक्ति सरकार के कानूनी लूप होल्स को यूज ना कर पाए। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये एविडेंस होने से होता क्या है? देखिए, उसने कोई अवैधानिक तो कार्य किया नहीं, ना ही अनैतिक कार्य किया, उसने बस लूप होल्स पकड़ लिए। तो इससे नुकसान ये होता है कि सरकार को रेवेन्यू का नुकसान होता है, टैक्स किया। दूसरी बात है कि ब्लैक मनी क्रिएशन हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह के कार्य कर रहा है। हाई इन्फ्लेशन बढ़ता है ब्लैक मनी से, और इनइक्वलिटी बढ़ती है समाज में। इसलिए गवर्नमेंट जो है इन लूप होल्स को लगातार अमेंड करती रहती है, सरकार के द्वारा लगातार रिव्यू होता रहता है, इसलिए परिवर्तन आते रहते हैं। अब टैक्स अवॉइडेंस के कुछ उदाहरण समझें। जैसे कि मान लिया पुटिंग द असेट्स इन योर वाइफ्स नेम सो शी कैन पे एट लोअर टैक्स। मान लिया किसी व्यक्ति की आय ज्यादा है, तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को पैसे के नाम पैसे जमा करा दिए, उसने अपने नाम फिक्स डिपॉजिट ना करा के अपनी वाइफ के नाम करा दिया, जबकि आय उसी की है, और उस तरह से उसकी वाइफ की आय हो गई और वाइफ के ऊपर कम टैक्स है या जीरो टैक्स है, तो उसने टैक्स की अवॉइडेंस कर ली। तब वो ये कहता है जी मैंने तो अपनी वाइफ के नाम किया है पैसा, मैंने वाइफ को गिफ्ट किया है। तो देखा जाए तो ये, अब इसका अच्छा उदाहरण बताते हैं। जैसे लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम फिक्स डिपॉजिट करा दिया बैंक में, और उसका जो ब्याज आया वो वाइफ को मिल गया। अब आपने कह दिया जी मैंने तो कोई गलत तो किया नहीं है, तो ये टैक्स अवॉइडेंस का लूप होल था। तो बाद में सरकार को ये लूप होल समझ में आया, तो सरकार ने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को, स्पाउस का अर्थ होता है बेटा हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, यदि कोई व्यक्ति अपने स्पाउस के नाम
कोई असेट बिना कंसिडरेशन के, एडुकेट कंसिडरेशन के करता है, तो ऐसी असेट के से उत्पन्न होने वाली आय भी ट्रांसफर की मानी जाएगी, जिस व्यक्ति ने दिया उसी की मानी जाएगी। तो ये लूप होल को खत्म किया गया, तो ऐसे प्रोविजन इंट्रोड्यूस कर दिया सरकार ने। इसी प्रकार है, दूसरा एग्जांपल है सेटिंग अप ए कंपनी एंड पे डिविडेंड रादर देन इनकम। आपने कंपनी बना ली, उसके शेयर होल्डर बन गए और उसके डिविडेंड दे दिया, क्योंकि डिविडेंड टैक्स फ्री था पहले, 10 लाख तक अभी भी टैक्स फ्री है। तीसरा है परचेजिंग असेट्स टू योर चिल्ड्रन, अपने बच्चे के नाम में संपत्ति खरीद ली। ये सब उदाहरण है टैक्स अवॉइडेंस के। अगला वर्ड है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग कर नियोजन का अभिप्राय करारोपण के जो प्रोविजंस हैं उनका स्टडी करना, उनको स्टडी करके उसमें पता लगा जी हमने वायलेशन नहीं किया कोई एक्ट का, वायलेशन तो पहले भी नहीं किया था, लेकिन लूप होल का यूज किया था। यहां पर ना हम लूप होल का यूज कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द एडवांटेजेस ऑफ एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट्स, रिलीफ्स, जो एक्ट ने परमिशन दी है उनके बारे में उनका प्रयोग किया है। अर्थात एक सकारात्मक रवैया है हमारा। हमने विधान की जो प्रोविजंस हैं, जो एक्ट की भावना है, उसका उल्लंघन भी नहीं किया, हमने उनका प्रयोग किया, लाभ लिया। इसमें धारा 10 से लेकर धारा 10, धारा 80 से 80U का, जैसे कि आपने धारा 80 में सपोज आपने पीपीएफ में जमा करा दिया पैसा, तो आपको धारा 80C के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए की कटौती मिल गई। इसी प्रकार आपने मेडिकल एम पॉलिसी ले ली तो आपको 25,000 का एटीडी में मिल गया बेनिफिट। तो इस तरह से आपने विधान के जो प्रोविजन है, जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, उनका लाभ उठाया और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर लिया। तो टैक्स नियोजन एक प्रकार से कर की भावनाओं का पालन करना है, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि कर नियोजन से के अंतर्गत जो कर का नियोजन करना, जिससे कि कर की कम राशि चुकाई जाए। और अब क्वेश्चन आता है इसके अंदर, और फीचर्स भी समझ लेते हैं, थोड़ी सी बातें इसके अंतर्गत। जैसे एक तो हमने पहले बताया वैलिड है, लीगल है, हम ये नहीं कह रहे इलीगल है, लीगल है, नैतिक है, मॉरल है, इसके अंदर हम लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, और ये सब हमारी कर पे। अब कर, अगर मान लिया आपके सामने प्रश्न आए कि कर नियोजन का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टैक्स प्लानिंग क्या है, तो पहला अगर यहीं से समझ में आ रहा है सामने से, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, कर दायित्व को कम करना। दूसरा है टू रिड्यूस, एक्चुअली कर प्लानिंग करने के लिए जो सरकार के प्रावधान बनाए गए उनका क्या उद्देश्य है। दूसरा है टू इंक्रीज द इनकम, कर नियोजन से क्या है, प्रत्येक जो एसएससी है वो अपनी बचत बढ़ाता है, बचत बढ़ाता है तो बचत को इन्वेस्ट करता है, बचत इन्वेस्ट करेगा तो वहां से कुछ अर्निंग होगी, उसकी आय में वृद्धि होगी। तो आय में वृद्धि करने के लिए भी वो हमारा दूसरा उद्देश्य ये भी है। तीसरा है कि कर नियोजन के माध्यम से देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाती है। एक्चुअली हम करदाता की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगता है और फिर उसके आधार पर सरकार जो है पॉलिसीज बनाती है। कर नियोजन के से एक्चुअली काले धन में कमी भी लाई जाती है, क्योंकि हम प्लान करते हैं, सरकार ऐसे ढंग से योजनाएं बनाती है वैधानिक रूप से, ताकि कर नियोजन प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो कल जब हम कर नियोजन की बात कह रहे हैं तो अब क्वेश्चन आता है हम करते कैसे हैं। हमने बताया जी हमने सेक्शन 10 का लाभ लिया, इसको और एक्सप्लेन करते हैं हम। जैसे हमने कहा कि सेक्शन 10, सेक्शन 80C, तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हैं। हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग कैसे करते हैं, हम कहीं इन्वेस्ट करना है तो हम ये देखते हैं, जैसे ELSS स्कीम है, हमने उसमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग में कर सकते हैं कि चलो 3 साल के लिए हमने पैसा ब्लॉक हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमें एडवांटेज मिल जाएगा। हम कई बार लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, जैसे कि हमने मकान ले लिया
और उसमें होम लोन का बेनिफिट, इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया। इसके अतिरिक्त हम ये भी देखते हैं, जैसे कि हमें पता है कि डिविडेंड 10 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट है, तो हम ऐसी योजनाओं में लगाएंगे जहां पर हमें कम कर देना पड़े। इसके अलावा ये सब हमारा और भी जैसे हम डिडक्शन इन्वेस्टमेंट 80C में करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, पीपीएफ में जमा करा, ये सब हमारा टैक्स प्लानिंग का एक हिस्सा है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब आता है टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट एक बड़ा वाइड कवर है। टैक्स मैनेजमेंट के बिना तो कर नियोजन कर ही नहीं सकते आप। तो इसमें हम लीगल फॉर्मेलिटीज का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको टैक्स प्लानिंग करनी है तो पहले आपको टैक्स मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो टैक्स मैनेजमेंट क्या है ये समझना जरूरी है। टैक्स मैनेजमेंट से आशय कानून के नियमों का पालन करते हुए छूटों और कटौतियों का लाभ उठाने से है। तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि हम इस तरीके से कार्य करते हैं कि हमें रिबेट्स का भी लाभ मिले, डिडक्शंस का भी लाभ मिले, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करें, जैसे एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जमा कराना है ताकि हमारे ऊपर पेनल्टी ना लगे। तो टैक्स मैनेजमेंट में 3 बातें कवर हुई: फॉलो लीगल फॉर्मेलिटीज, टेक एक्शंस रिबेट्स के लिए और डिडक्शंस के लिए, और लीगल फॉर्मेलिटीज कानूनी दायित्व को पूरा किया जाए। अब इसका एरिया हमने बताया था आपको, अभी हमने एग्जांपल बताया था। अब हम इसका एरिया ऑफ टैक्स मैनेजमेंट, जैसे हम डिडक्शंस ऑफ टैक्स, टीडीएस है, उस कलेक्शन ऑफ टैक्स है, उसका नियम का पालन करें, टीडीएस के नियमों का पालन करें। पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स हम टाइम से करें, है ना। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अगर हमारे अकाउंट्स मेंटेन करना अनिवार्य है तो हम उसका ध्यान रखें। अकाउंट्स अगर ऑडिट होने हैं तो उनको ऑडिट करवाएं। अपना रिटर्न टाइम से फाइल करें, इस बारे में भी ध्यान रखना होगा। और अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करके रखें। जैसे हम खर्चा करते हैं, कुछ हमने सपोज खर्चा किया तो उसकी रिसिप्ट्स, हम जो दस्तावेज हैं उनको अप टू डेट रखना चाहिए, ताकि अगर आवश्यकता हो कर निर्धारण अधिकारी को तो वह हम वहाँ पर उनको दिखा सके। इसके अलावा जैसे ऑर्डर को रिव्यू करना है। जैसे मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण काम है कि हम जो भी हमारे पास असेसमेंट ऑर्डर आते हैं हमें उनको रिव्यू करना चाहिए। रिव्यू करने का उद्देश्य ये है कि यदि मान लिया ऑर्डर में कोई गलती है तो हमें उसके लिए रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि सर आपका इस ऑर्डर में गलती है। या अगर मान लिया वो ऑर्डर जो है एसएससी के फेवर में नहीं है, या उसे लगता है कि भाई मुझे नुकसान हो रहा है, तो वो अपील कर सकता है रिलीफ लेने के लिए। ये सब चीजें एरिया ऑफ टैक्स मैनेजमेंट का एक हिस्सा होती है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन तो बिल्कुल गलत है ही, नजर आ रहा है। टैक्स अवॉइडेंस में हमने लूप होल का अंतर का लाभ उठाया था। तो टैक्स अवॉइडेंस क्या है, जो हमने अब तक पढ़ा उसी से ही निकाल लेते हैं इन सब चीजों को। where the payment of tax is avoided through दो complying the provisions। हम compliance कर रहे हैं लेकिन हम टैक्स को कम कर रहे हैं, ये अवॉइडेंस था। और इवेशन में क्या था, हम इलीगल मीन से फ्रॉड कर रहे हैं या टैक्स की चोरी कर रहे हैं, मतलब कंप्लायंस का पूरा नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, अवॉइडेंस इज अंडरटेकन बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ लूप होल्स। इसमें लूप होल का फायदा उठाया जा रहा है, उसमें अनफेयर मीन्स का फायदा उठाया जाता है। अनफेयर मीन्स किया जाता है मतलब गलत किया जाता है। तीसरा है टैक्स अवॉइडेंस इज डन थ्रू नॉट मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है बट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। कई बार टैक्स अवॉइडेंस में हम जब करते हैं तो हमारा मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होता, जबकि उसमें मेलाफाइड इंटेंशन है इवेशन में। और चौथा है अवॉइडेंस लुक्स लाइक ए टैक्स प्लानिंग, लगती है लेकिन होती नहीं है ना। और टैक्स इवेशन तो फ्रॉड है ही, इसमें तो टैक्स लायबिलिटी अराइज होगी, निश्चित तौर पे होगी। अब आता है टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट में क्या अंतर है। तो पहला उद्देश्य यही, जो कर नियोजन है उसका उद्देश्य कर दायित्व करना था, और कर प्रबंध का उद्देश्य है जो लीगल कंप्लायंस है, लीगल फॉर्मेलिटीज या लीगल कंप्लायंस है उसको पूरा करना। अगर हम संबंध की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें,
तो टैक्स प्लानिंग में टैक्स मैनेजमेंट में शामिल है, और टैक्स मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें शामिल हैं जो अभी बताई थी, ऑडिटिंग, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, टीडीएस, टीसीएस, ये सब चीजें शामिल है। टैक्स प्लानिंग का जो टाइमिंग है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, जबकि जो टैक्स मैनेजमेंट है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए किया जाता है। जैसे कि पास्ट में कोई ऑर्डर आ गया, उसकी अपील कर रहे हैं, ये पास्ट है। अगर मान लिया अभी हम टीडीएस जमा कराना है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, तो ये प्रेजेंट है। अब फ्यूचर के लिए भी हमारे पास इस तरह कार्य किया जाता है। टैक्स प्लानिंग का जो प्रयोग है वो टैक्स की लायबिलिटी को मिनिमाइज करना है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और अगर हम टैक्स मैनेजमेंट ढंग से करते हैं तो हम ना केवल पेनल्टीज और इंटरेस्ट से बच जाते हैं, बल्कि हम बहुत लॉन्ग टर्म में गेन भी प्राप्त करते हैं। और टैक्स प्लानिंग की जो रेलिवेंस है वो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, और टैक्स मैनेजमेंट इज ए इसेंशियल। क्योंकि अगर मान लिया, ऑप्शन इसलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि अगर मान लिया हमें डिडक्शन रिबेट नहीं लेनी तो नहीं लेंगे भाई, नहीं हम इन्वेस्ट करेंगे, एलआईसी की पॉलिसी नहीं लेंगे, पीपीएफ में जमा नहीं करेंगे। अब आता है टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या अंतर आया, है ना। हमने अभी तक पढ़ा था, देखिए टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन में पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट पढ़ा। अब पढ़ रहे हैं टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस में क्या अंतर आया। तो टैक्स प्लानिंग में इंटेलिजेंट प्लानिंग है, और टैक्स अवॉइडेंस में डेलिबरेटली है। टैक्स प्लानिंग मॉरली करेक्ट है, ये लीगल प्रैक्टिस तो यूज की जाती है, लेकिन मॉरल नहीं कंसीडर कर सकते आप। तीसरा है टैक्स प्लानिंग में टैक्स सेविंग्स हैं, और टैक्स अवॉइडेंस में हेजिंग ऑफ टैक्स है। और टैक्स प्लानिंग में बेनिफिट्स ले जाते हैं डिडक्शंस के, रिलीफ्स के, और अवॉइडेंस में लूप होल्स का प्रयोग किया जाता है। और टैक्स प्लानिंग में हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं फ्रूटफुल लॉन्ग टर्म के लिए, और इसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया होगा।